दूसरा, सरकार यह घोषणा करे कि निकट भविष्य में भारत को स्वराज दिया जाएगा। तीसरा, सरकारी अधिकारी अपने हृदय परिवर्तन तथा शांतिपूर्ण समझौते का वातावरण बनाने का प्रयास करें। चौथा, सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को क्षमा करें। 16 जून 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात मोतीलाल नेहरू ने दल का नेतृत्व किया। अब स्वराजवादियों ने खुलकर सहयोग की नीति को अपना लिया। दल में कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो अभी भी सरकार के साथ बाधा उपस्थित करने की नीति को कायम रखना चाहते थे। इससे स्वराज दल में फूट दिखाई पड़ने लगी। सरकार स्वराज दल को कमज़ोर बनाना चाहती थी, अतः उसने मौके का फ़ायदा उठाकर और सहयोगवादियों को विभिन्न समितियों के सदस्य बनाने लगी। 1924 में इस्पात सुरक्षा समिति के कुछ लोगों को स्थान दिया गया। 1925 में मोतीलाल नेहरू स्क्रीन समिति में शामिल हुए। इस समिति का उद्देश्य भारतीय कैडेटों को किंग्स कमीशन के लिए नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के संबंध में विचार विमर्श करना था। अगस्त 1925 में विठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष SP तांबे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू पूर्ण रूप से खुलकर सरकार के साथ सहयोग को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अपने सहयोगियों को फटकारा। मोतीलाल नेहरू ने जब यह देखा कि उनके फटकारने का कोई प्रभाव उनके सहयोगियों पर नहीं हो रहा है, तब उन्होंने सहयोगियों के साथ समझौता किया। यह समझौता साबरमती समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के समय श्रीमती सरोजिनी नायडू केलकर, MS अणे, डॉक्टर मंजू तथा लाला लाजपत राय ने भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी भी मौजूद थे। समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथ में उत्तरदायित्व सौंपने को तैयार हो तो उससे सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सहयोगी सदस्य मंत्रिमंडल तथा सरकार की अनेक समितियों में प्रवेश करके सरकार से लाभ उठाने लगे। जब कांग्रेस ने पुनः सरकार से असहयोग की नीति को अपनाया, तब सहयोगी सदस्य केलकर, जयकार तथा मुंजे आदि कांग्रेस से अलग हो गए। स्वराज पार्टी का हास। स्वराज दल के हास के कारण थे: पहला, देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज दल को गहरा आघात लगा, क्योंकि चित्तरंजन दास स्वराज दल के जन्मदाता थे। बंगाल में जो स्वराज दल का गढ़ था, उनकी मृत्यु से दल की शक्ति कमज़ोर हो गई। दल की नीति में परिवर्तन। स्वराज दल ने प्रारंभ में सरकार के साथ असहयोग की नीति को अपनाया तथा सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाई, किंतु जब उन्होंने देखा कि सरकार के साथ असहयोग की नीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है, तो वे सहयोग की नीति अपनाने लगे। भारत की जनता चाहती थी कि अत्याचारी ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न किया जाए। तीसरा कारण था 1926 का निर्वाचन। सन 1926 में काउंसिलों के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें स्वराजवादियों को सन 1923 की अपेक्षा बहुत कम सफलता मिली। इससे उनका प्रभाव भी कम होने लगा। चौथा कारण था हिंदू मुस्लिम दंगे। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हुई थी। यह ब्रिटिश सरकार के लिए असह्य था, अतः सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का माहौल उपस्थित करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे फसाद शुरू हो गए।
दंगों के कारण स्वराज दल की एकता पर भी प्रभाव पड़ा। पांचवा कारण, स्वराज्य दल में विभाजन। देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल में स्पष्ट विभाजन हो गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाला दल सरकार के साथ असहयोग करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मुंबई के स्वराजवादी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। छठा कारण था कांग्रेस में एक नए दल की स्थापना। मदन मोहन मालवीय तथा लाला लाजपत राय ने हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में एक नए दल की स्थापना की। इनका ऐसा विश्वास था कि सरकार के साथ अड़ंगा की नीति अपनाने से हिंदुओं को बहुत हानि होगी। इससे स्वराज दल और भी कमज़ोर हो गया। अंतिम कारण था गांधी जी का बढ़ता प्रभाव। एक ओर स्वराज दल का ह्रास होता गया तो दूसरी ओर पुनः गांधी जी का प्रभाव बढ़ने लगा। गांधी जी ने 1934 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस को रचनात्मक कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे जनता पुनः गांधी जी के साथ जुड़ने लगी, क्योंकि स्वराज दल अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा। स्वराज पार्टी का महत्व। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दल ने उस समय राष्ट्र का नेतृत्व किया जब असहयोग के स्थगित हो जाने से देश में अनिश्चितता बनी हुई थी। उस समय कांग्रेस में सत्याग्रह चलाने की शक्ति नहीं थी। जनता निराश हो चुकी थी। स्वराजवादियों ने जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा। इन्होंने काउंसिल के अंदर राष्ट्रीय हितों के लिए दृढ़ता से संघर्ष किया। सरकार पर जनता की मांगें स्वीकार कराने के लिए सराहनीय कार्य किया। साथ ही सरकार की निरंकुशता की लगातार कड़ी आलोचना की। इनके प्रभाव से ही कुछ उपयोगी कानून बने। स्वराजवादियों के प्रयास से ही 1919 के अधिनियम में सुधार हुआ। समय से पूर्व साइमन कमीशन की नियुक्ति भी स्वराजवादियों की मांग के कारण ही संभव हुई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मांग भी सबसे पहले स्वराज दल ने ही की थी। द्वैध शासन के दोषों को स्वराजवादियों ने सफलता के साथ उजागर किया। रजनी पामदर ने स्वराजवादियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के नपुंसक और दकियानूसी नेताओं ने स्वराज आंदोलन का विरोध किया, जो कांग्रेस के अंदर अपरिवर्तन माने जाते थे, जो गांधी जी के चरखा, शराबबंदी, अछूतोद्धार तथा सामाजिक सुधारों के इस तरह के अन्य रचनात्मक कार्यक्रम को ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता समझते थे। परंतु इन लोगों में कांग्रेस के उस वर्ग को रोकने की शक्ति नहीं थी जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी नीति अपनाना चाहते थे। सन 1925 तक कांग्रेस में स्वराज पार्टी का बहुमत हो गया था और इसके नेताओं ने कांग्रेस का नियंत्रण निर्णायक रूप से अपने हाथों में ले लिया था। इसके फलस्वरूप ही गांधी जी को थोड़े समय के लिए पृष्ठभूमि में चले जाना पड़ा। साइमन कमीशन ने स्वीकार किया कि स्वराज दल सुसंगठित और अनुशासित दल था, जिसके पास एक निश्चित कार्यक्रम था। बर्किनहेड ने स्वराज दल को भारत का सबसे सुसंगठित दल माना। ब्रेसफोर्ड ने स्वराज दल के बारे में लिखा है, मेरे विचार से अड़ंगा लगाने की नीति उचित ही थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल को इस बात से कायल कर दिया कि द्वैध शासन प्रणाली अव्यवहारिक थी। आर.सी. मजूमदार ने कहा, पहली बार विधानसभाओं ने वास्तविक राष्ट्रीय सभाओं का रूप धारण किया, जहां राष्ट्रीय शिकायतें खुलकर व्यक्त की गई और निसंकोच रूप से राष्ट्रीय उद्देश्य तथा आकांक्षाएं प्रकट की गई और झूठे विधानमंडलों द्वारा अंग्रेजी शासन के वास्तविक चरित्र को निर्दयतापूर्वक उछाला गया। अब अंग्रेजी तानाशाही और भारतीय नौकरशाही अपने स्वेच्छाचार और दमन के नग्न रूप में समस्त संसार के सामने खड़े कर दिए गए थे। स्वराज दल के उद्देश्य तथा आकांक्षाएं बहुत सीमा तक पूर्ण हो गई थीं। डॉक्टर जकारिया ने कहा कि स्वराजवादियों की स्थिति ऐसे लोगों के समान थी जो अपनी रोटी खाना और साथ रखना भी चाहते थे,
एक तरफ वे लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उग्रता की बातें करते थे, तो दूसरी ओर कौंसिल प्रवेश में भी विश्वास करते थे। ऐसी स्थिति में जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, उसमें सहयोग का अर्थ असहयोग था।